प्रिय मित्रों, हिंदी कहानी की दुनिया में आप सबका पुनः स्वागत है। आप सुन रहे हैं श्री लाल शुक्ल की कहानी छुट्टियां का भाग 2। बरामदे तक जाते जाते मैं आज की डाक पर निगाह डालता हूँ, जो मेज पर उलटी पलटी किताबों के बीच छितरी पड़ी है और अपने से किसी को भी जुड़ा हुआ नहीं पाता। अब सरकार और वाइस चांसलर एक तरफ हैं और लड़के दूसरी तरफ, और इस कश्मकश में मैं एक प्रोफेसर कहीं नहीं। सीधे दो फरीकों की लड़ाई है, जिसमें सबसे ज़्यादा नज़दीक लोग हम शिक्षक कहीं नहीं। होना भी चाहें तो इस माहौल में यह मैदान हमारा नहीं हो सकता, क्योंकि लड़ाई के मुद्दे और फरीकों की शख्सियत पहले से ही तय है। शिक्षक का काम लड़ाई पर अफसोस जाहिर करना, वक्त से पहले मिली हुई छुट्टी में अपनी पीठ के बल लेटकर छत को ताकना और वक्त से तनख्वाह का चेक हासिल करना है। मैं वही कर रहा हूँ और अपने लड़कों से जितनी दूर हूँ उतनी ही दूर अपने को किताबों से पाकर मायूसी का नहीं, एक नैतिक विजय का अनुभव करता हूँ। डाक और पत्रिकाओं और किताबों पर छिछली तटस्थ निगाह डालता हुआ मैं बरामदे में आ गया हूँ। मेरे आगे एक खुला हुआ फाटक है, जो बाग की ओर चौपाइयों को बुला रहा है, और दिग्विजय सिंह की उद्दंडता और शर्मिला की तरह असमंजस और खुद शर्मिला है। मुझे नीचे धूप में जाकर फाटक बंद कर देना चाहिए, पर यह तभी कारगर होगा जबकि जमादार सचमुच ही उसे खुला छोड़कर बाहर चला गया हो। अगर वह अभी यहीं कहीं मौजूद है तो मेरे फाटक बंद करने का कोई नतीजा न होगा, क्योंकि जाते जाते वह उसे फिर से खुला छोड़ सकता है। मैं जमादार को चारों ओर खोजता हूँ, उसे कहीं नहीं, और लेडी मैकबेथ को रसोई घर में पाता हूँ। जमादार कहीं नहीं दिखता, चला गया होगा, पर फाटक खुला छोड़ गया है। ऐसा करता तो नहीं, पर आज किया है, तो क्या करूं? हिचक कर। साहब, कई बार समझा तो दिया है। उनका अंदाज बता रहा है कि मैं उनका वक्त बर्बाद कर रहा हूँ। मैं बाहर जाकर फाटक बंद करता हूँ और अंदर आते ही टेलीफोन की घंटी सुनता हूँ। कौन? लेडी मैकबेथ कमरे के दरवाजे तक आ गई हैं। उन्हें सीधी निगाह से देखते हुए मैं फ़ोन पर कहता हूँ, शर्मिला। वह बरामदे की ओर वापस जाने लगी है। नाराज़गी मुझे निडर बना रही है। मैं आ रही हूँ, आ जाओ। शर्मिला ने जैसे सुना न हो, वह कहती रहती है। मेरी समझ में नहीं आता क्या करूँ। सब कुछ आज ही होना है। दीदी को वे अस्पताल से डिस्चार्ज कराने जा रहे हैं। वहाँ रखने से कोई फ़ायदा नहीं। जो इलाज बाकी है घर पर हो सकता है, पर घर पर क्या हो पाएगा? उधर दिग्विजय सिंह फ़ोन कर रहा है। इस बार कहता है कि औरों को ना सही, पर उनकी बहन को ज़रूर पास होना चाहिए। मुश्किल तो यह है कि कॉपी में उसने कुछ लिखा ही नहीं है, लगभग नहीं के बराबर। शर्मिला, यहाँ आ जाओ, यहीं बात करेंगे। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। अभी अभी तुमने कहा था। मन के भारीपन के बावजूद उसकी आवाज़ में एक नई तरलता आ गई है। झूठ कहा था शर्मिला,
तुम्हारा सवेरे से इंतज़ार कर रहा हूँ। मुझे किसी का डर नहीं, यहाँ आ जाओ। बड़े रोमांटिक हो रहे हो, पर शायद इस जुमले में कोई नयापन नहीं है। प्रेम में कोई नयापन नहीं है शर्मिला, प्रेम में कोई नयापन नहीं है शर्मिला। फिर भी उसकी ताकत पहचान रही हो ना? मैं आती हूँ। 44 साल की रेखा तक पहुँचते पहुँचते यह हो गया है कि विश्वासों की परिधियाँ पीछे छूट गई हैं। पुराने विश्वास धुएं की तरह आसपास की हवा में खो गए और नयों की कोई संभावना हो भी तो वे पनप नहीं पाए हैं। जो कोई भी चाहे अपने मन से फाटक खोलकर भीतर आ सकता है, जिससे मुझे बार बार खिंचाने वाली चूं चूं खट की आवाज़ और उसके बाद का उलझाव भर मिलता है। एक ऐसा अपरिभाषित सीमांत है जिस पर किसी ओर से कोई भी निरर्थक हस्तक्षेप कर सकता है। यही किताबें थी, यही पत्रिकाएं, यही यूनिवर्सिटी, यही सड़कें, यही शहर। पर पिछले 15 सालों में पता ही नहीं चला कि यह सब कब से कटना शुरू हुआ, कब कट गया। तीसरे आयाम का धरातल टूट चुका है। अब सीधा साधा 4 भुजाओं वाला चौखटा सीधी सादी सतह पर खींचा है और इसी को मैं बचा खुचा अपनापन समझकर समेटे हुए हूँ। कभी कभी लगता है कि कुछ खोकर अपने लिए बहुत कुछ आसान बना लिया है। दिन बीतते हैं समस्याहीन बहसों के बीच। कॉफ़ी पीते 15-20 साल पुराने फिल्मी गीत गुनगुनाते, 10 साल पहले के फैशन के कपड़े पहनते, अपने ही चिर परिचित इलाके में किसी पर्यटक की तरह घूमते, दिवा स्वप्न देखते, जहाँ तक मन सह सके वहाँ तक अपने से और दूसरों से उलझते, उलझाव की पहली जकड़ महसूस करते ही बचाव की राहों के लिए नज़र दौड़ाते। पहले इस कमरे की एक जीवंत सत्ता थी। यहाँ लिखा पढ़ा बोला जाने वाला हर शब्द किसी अनुष्ठान का अंग था। तब पथरीले जंगली इलाकों में डेरा डालकर किसी कबीले के साथ रहना अनुसंधान और शोध की मजबूरी भरना थी। उसमें अपनी ओर से मानवीयता के कर्ज का भुगतान भी शामिल था। अब मेरे भीतर वाले किशोर ने, जिसकी जिज्ञासा और उत्साह थामे नहीं थमते थे, मुझे छोड़ दिया है। बहुत देर से ही सही, अब मैं लाइलाज तौर पर बालिग हो गया हूँ। इस कमरे की किताबों का यांत्रिक दृश्य अब मुझे द्रवित नहीं करता। यूनिवर्सिटी की खींचतान, सहकर्मी मनीषियों की उठापटक, हुकूमत और छात्रों के बीच के तनाव जिनमें मैं महज तमाशबीन हूँ, और इन सब की परिधि में घूमती हुई मिसेज जी, शर्मिला दिग्विजय सिंह। मेरे भीतर जो भी पैना था मेरे लिए बेमानी होता जाता है। लगता है स्वप्न भंग के माहौल में मेरे लिए स्वप्न देखते रहना ही बाकी बचा है। इस बार दिग्विजय सिंह का ही फोन है। गुरुजी, बोल रहा हूँ, पहचाना? तुम्हारी आवाज़ कौन नहीं पहचानता? तब ठीक है, पाँव पड़ता हूँ। बहुत लोग पहचान कर भी नहीं पहचानते, पर आप गुरुजी वाजिब आदमी हैं। आपका फंडा क्लियर दिखता है। क्या? अरे हम कहें कि फंडामेंटल बात आप बहुत ठीक समझते हैं। मैंने कहा कि जगह हम कहें उसका ट्रेडमार्क है। मैंने कहा काम की बात बोलो दिग्विजय। सनीमा कैसा लगा गुरुजी? परसों शाम वाला? आप सही समझे, कुछ यूं ही सा था
ताज्जुब है गुरुजी, ऐसी बढ़िया कंपनी हमें मिल जाए तो हर एक सिनेमा मार्वेल्स जान पड़ेगा। मार्वेल्स जना ऐसी बढ़िया कंपनी हमें मिल जाए तो हर एक सिनेमा मार्वेल्स जान पड़ेगा। तुम सुनीता शर्मा की बात कर रहे हो? जी, उन्हीं की। बड़ी दयालु हैं, पर सिर्फ बड़ों पर दया करती हैं। हम गरीबों को उजाड़े दे रही हैं। मेरी बहन से नाराज हो गई हैं, उसे फेल किए दे रही हैं। बाहर फाटक पर चूं चूं खट की आवाज़ होती है। किसी ने फाटक खोला है। कौन हो सकता है? 1 बज रहा है। अब मिसेज जी अपने कॉलेज से वापस आने वाली होंगी, पर वे नहीं हो सकती। होती तो अब तक दरवाजे की घंटी 3 बार बज चुकी होती और लेडी मैकबेथ बाहर के बरामदे की ओर छलांग लगा रही होती। फाटक किसने खोला है? दिग्विजय, मैं जल्दी में हूँ। तो सिर्फ एक बात समझ लें गुरुजी, लड़की का नाम उर्मिला सिंह है, BA फाइनल। रोल नंबर भी लिख लें, 4301, समाजशास्त्र का दूसरा पर्चा। कम से कम 65% नंबर मिले तो काम चलेगा, क्योंकि दूसरा पर्चा किसके हाथ में है इसका अभी पता नहीं। आप सुनीता शर्मा से साफ साफ बोल दें, उन्होंने इससे कम नंबर दिए तो मेरी बहन फेल हो जाएगी। एक बात बताओ दिग्विजय, यूनियन के चुनाव में जो तुम्हारा पर्चा छपा था उसमें बताया गया था कि तुमने बड़े बड़े संघर्ष किए हैं। तुम्हारी परवरिश एक अनाथालय में हुई थी, तुम्हारे माता पिता का पता नहीं है, वगैरह वगैरह। अब यह तुम्हारी बहन कहाँ से आ गई? गुरुजी, हम लोग और आप जैसे बड़े लोगों में फ़र्क है। सिनेमा घर से निकलते वक्त किसी लड़की की कमर में हाथ नहीं फंसाते। हर लड़की हमारे लिए बहन है। उर्मिला सिंह से हमारा कुछ ज़्यादा प्रेम भाव है। बहन वाला और प्रेम भाव कैसा होता है गुरुजी? एक बात और बता दूं, वैसा नहीं है जो आप लोग सोचते हैं। इस लड़की का पास होना बहुत ज़रूरी है। उसकी एक आंख खराब है, बाप चुंगी में चपरासी है। उसे BA पास मानकर उसकी एक जगह शादी लगी है। फेल हो गई तो शादी टूट जाएगी, लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। भगवान कसम गुरुजी, सच कह रहा हूँ। ठीक है दिग्विजय, मैं सुनीता से कह दूंगा। मैं अपनी पीठ ठोंकना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा मन फाटक से उलझा हुआ है। दुचित्ते में भी शर्मिला कहते कहते मैंने अपने को रोक लिया है। उसे सुनीता कहा है। धन्यवाद गुरुजी, पर अभी फ़ोन न काटें, बात पूरी नहीं हुई। देखिए गुरुजी, आपसे मुझे कुछ छिपाना नहीं है। अगर उर्मिला फेल हुई और उसकी शादी रुक गई तो समझ लीजिए हम सुनीता देवी का भंडा फोड़ कर देंगे, और उस कीचड़ में आप भी साने जाएं तो फिर न कहिएगा कि चेला हरामी निकला। मेरे पास आप लोगों के दर्जनों फ़ोटो हैं, समझे गुरुजी। देखो दिग्विजय, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैं सुनीता से उर्मिला के लिए बात करूँगा। अब मुझे बेमतलब धमकाओ नहीं। मैं खूब जानता हूँ कि उन फ़ोटोओं में क्या होगा, पर उसका मेरे ऊपर कोई असर नहीं। मैं तुम्हारे फ़ोटो, तुम्हारी दिया सलाई और तुम्हारे छुरे से नहीं डरता। वाइस चांसलर या सरकार इनसे डरती है तो डरा करे, मुझसे इसका कोई मतलब नहीं। उर्मिला की मदद तो मैं इसलिए करूँगा कि वह एक गरीब लड़की है और उसे मदद की ज़रूरत है। आप बड़े दयालु हैं गुरुजी। हाँ, मुझे सचमुच ही उससे हमदर्दी हो गई है। इस मुल्क में किसी लड़की की शादी न होना बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। वह गरीब हो और बदसूरत भी हो तो और भी बड़ी ट्रेजेडी होगी। मैं यह ट्रेजेडी न होने दूंगा। कुछ नंबर बढ़ने से ही उसकी ज़िंदगी बन जाए तो उसके नंबर ज़रूर बढ़ने चाहिए।
जिन नंबरों से किसी लड़की की शादी रुक जाए, उन नंबरों की ऐसी की तैसी मैं सुनीता से ज़रूर कहूँगा। मुझे क्या करना है मैं बता चुका, अब बताओ तुम क्या करोगे। मैं क्या कर सकता हूँ गुरुजी? इस कृपा के लिए मैं अपना सारा तन मन धन सुनीता जी को अर्पित कर सकता था, पर आपने वह रास्ता भी छींक लिया है। फिर भी तुम एक काम कर सकते हो, जरा सुनीता के हाल पर गौर करो। वह हार्वर्ड से समाज विज्ञान पढ़कर इस यूनिवर्सिटी में इसलिए नहीं आई थी कि उसे एसिड और छुरे से धमकाया जाए या कुछ फ़ोटो निकाल कर ब्लैकमेल किया जाए। वैसे ही वह अपनी मुसीबतों से लड़ रही है। उसकी एक बेवा बहन अस्पताल में कैंसर से जूझ रही है। उसे देखने की जिम्मेदारी सुनीता की ही है। तुम इतना तो करो कि अपने साथियों को ठंडा कर दो और तुम लोग कभी उसके रास्ते में ना आओ। आपकी आज्ञा स्वीकार है। एक काम और करूँगा, उर्मिला का नतीजा निकलते ही सारे फ़ोटो मैं निगेटिव के आपके कर कमलों में दे जाऊँगा। फ़ोन रखते ही अपमान की धधक महसूस होती है, पर उसे दबाकर मैं बाहर बरामदे की ओर दौड़ता हूँ। फाटक सचमुच ही खुला हुआ है और गाय गुड़हल की बाड़ के पास चरती हुई लॉन की ओर आ रही है। मेरे पेट की जलन बढ़ जाती है। आते मरते हुए सांप की दुम की तरह तिल मिलाने लगती हैं। मैं दहाड़ कर गाय को फाटक की ओर बढ़ने से रोकता हूँ। फाटक बंद करते करते मेरी निगाह एक लड़के पर पड़ती है। लॉन के दूसरे छोर पर नल के पास उसने हाथ पैर धो लिए हैं। वह मेरी ओर आ रहा है। लड़का 11-12 साल का है। वह काले कलूटे जिस्म पर फटी हुई हाफ पैंट और वैसी ही फटी हुई बनियान पहने हैं। नंगे पाँव है, पर सिर पर बिल्कुल नया अंगोछा लपेटे हुए है। एक एक कुल्ला पानी उसने अपने मुंह में दोनों ओर भर रखा है, जिससे उसके दोनों गाल फूले हुए हैं। पास आकर वह फाटक खोलना चाहता है, पर अचानक मुझे खड़ा पाकर ठिठक जाता है। मैं चीखता हूँ, क्यों बे, फाटक खुला छोड़ गया था? वह सहम कर पीछे हटता है और मैं जान जाता हूँ कि अब उसका मेरे से बचना मुश्किल है। सिर्फ एक तमाचा, पर वह भरपूर उसकी कनपटी पर पड़ा और लड़के के मुंह से पानी का फव्वारा छूटा। पानी मेरी जांघ पर पैजामे को भिगोता हुआ लॉन के ऊपर गायब हो गया। लड़का बड़े जोर से चीखा और गिरते गिरते गुलमोहर के तने से जाकर टकराया। वह दोबारा चीखा, फिर अचानक खामोश होकर जमीन पर पड़े पड़े सहमी निगाह से मेरे अगले वार का इंतजार करने लगा। इतना काफ़ी है। अब मैं सिर्फ अपने को ही सजा दे सकता हूँ। मैं तपती धूप से बरामदे में आकर खड़ा हो जाता हूँ। लड़का सिसकता और सूखी नाक सुड़कता हुआ फाटक खोलकर बाहर चला जाता है। जाते हुए वह फाटक खुला छोड़ देता है। उसे यह भी पता नहीं कि उसे क्यों पीटा गया है। मैं पुकार कर कहता हूँ, पर इस पुकार में दहाड़ नहीं है। लड़के, फाटक बंद किए जाओ। पर उसके कदम और भी तेज हो जाते हैं। मैं नीचे आकर उसकी ओर बढ़ता हूँ। लड़का भागने लगता है। मैं बाहर आकर पुकारता हूँ, सुनो सुनो। वह एक बार ठिठकता है। उसके ठिठके पाँव पर निगाह डालते ही मैं वह चीज़ देखता हूँ जिसे मैं पहले नहीं देख पाया था। उसके पाँव में सस्ते गुलाबी रंग का महावर लगा है। उसे और सिर पर लिपटे हुए नए अंगोछे को देखकर मैं नतीजा निकालता हूँ कि उसकी हाल ही में शादी हुई है। गुलमोहर के पास ज़मीन पर गिरकर आतंक भरी आँखों से उसने जब मुझे देखा, तब मुझे उनका काजल देखकर ही नतीजा निकालना चाहिए था। मैं सोचता हूँ, बात सुनो लड़के, घबराओ नहीं। मैं दोबारा पुकारता हूँ। लड़का और तेज़ी से भागने लगता है। मेरी शर्मिंदगी पहले से दुगनी हो जाती है। नृशास्त्री होने के नाते किसी समुदाय के रीति रिवाज पर अच्छाई बुराई की भाषा में फैसला देने का मुझे अहंकार नहीं।
इस लड़के के पाँव का महावर देखकर मुझे यही लगता है कि मेरा तमाचा एक अबोध लड़के के गाल पर नहीं, बराबर के किसी बालिग पर पड़ा है। मैंने अपनी हिंसकता एक जिम्मेदार गृहस्थ के खिलाफ दिखाई है, जिसके माँ बाप भाई बहन तो हैं ही, बीवी भी है और अपना छोटा सा कारोबार है। वह दिग्विजय सिंह से ज़्यादा जिम्मेदार है। लड़का मुझे माफ़ी मांगने का मौका नहीं देता। पूरी ताकत से भागता हुआ वह सड़क पर पहुंच गया है। एक छोटा सा ठेला सड़क पर खड़ा हुआ है, जिसका माल मुझे यहाँ से साफ दिख रहा है। लड़का तेजी से ठेले को ढकेलता हुआ काफ़ी दूर निकल जाता है और वहाँ से उसकी ऊंची और विकृत आवाज़ सुनाई देती है, फालसे फालसे। फाटक को पीछे छोड़कर सड़क की ओर काफ़ी आगे बढ़ आया हूँ। लड़के के दूर जाते ही मुझे अपने जलते हुए तलवों का एहसास हुआ है और तब मुझे पता चलता है कि मैं नंगे पाँव हूँ। मैं घर की ओर मुड़ता हूँ और तभी शर्मिला की कार सड़क पर आकर रुकती है। उसका दमकता हुआ चेहरा, जिसे मेरी हथेलियाँ और होंठ घुप अंधेरे में भी पहचान सकते हैं, उसका धूप का चश्मा और हल्के नीले रंग की साड़ी, मैं एकदम से उन्हें देखते ही बदल जाता हूँ। उन्हें देखते ही बदल गया हूँ, कुछ और ही हो गया हूँ। आज का दिन अब इस बिंदु से शुरू हुआ। मैं नंगे पांव सड़क की ओर बढ़ता हूँ। छिपे हुए जासूसों और कैमरों को चुनौती देता हुआ मैं हाथ हिलाकर कहता हूँ, हेलो शर्मिला। मुझे बरामदे में कुछ हिलता हुआ सा दिखता है और मैं आकस्मिक स्वच्छंदता के आवेग में तय करता हूँ कि कुछ नहीं तो सिर्फ लेडी मैकबेथ के लिए मैं अभी शर्मिला को सड़क पर अपनी बाह में समेटूंगा। पर मैं उसे छू नहीं पाता, क्योंकि तभी बिल्कुल ड्रामा जैसा मिसेस जी का रिक्शा हमारे सामने रुकता है। एक बार फिर दबा हुआ हेलो शर्मिला कहकर मैं उत्साह से मिसेस जी का अभिनंदन करता हूँ। अनायास उनकी निगाह मेरे नंगे पाँव पर जाती है। मुझे लगता है कि मैं फिर से 7 साल का हो गया हूँ और अपनी हाफ पैंट के पीछे अपने गीले हाथ पोंछता हुआ पकड़ा गया हूँ। पर वे मुझसे कुछ नहीं कहती। शर्मिला की ओर मुखातिब होकर कहती हैं, हेलो सुनीता। अगर उन्होंने उसे इस वक्त मेरे बेडरूम से निकलते देखा होता तो पता नहीं उनकी आवाज़ में कितने सांप फुफकारते होते, पर उन्होंने उसे सड़क पर कार से उतरते हुए देखा है और उनकी आवाज़ में स्वागत की असली खनक है। तुम्हारे आने में आज बड़ी देर हो गई, ऐसी कड़ी धूप। चलो पहले अंदर चलो। मैं मिसेस जी के आगे लड़खड़ा रहा हूँ। पता नहीं है तुम्हारा कॉलेज कब बंद होगा। 1 जून से ना। कैसी हो सुनीता? वे बरामदे तक आते आते पूछती हैं। पहले अंदर चलो न गीता। बड़ी मुश्किल से मैं गीता का नाम मुंह से निकाल पाता हूँ। शर्मिला की मौजूदगी का असमंजस काटने के लिए जो भी बलिदान करना पड़े करना ही होगा। पहले कूलर में चलकर बैठ लो, तब बातें होंगी। मिसेस जी मेरी ओर गौर से देखकर कमरे में प्रवेश करती हैं और मुझे अचानक ध्यान आता है कि इतनी देर से मैं यूं ही उन्हें बार बार अंदर चलने के लिए कह रहा हूँ। मेरे बिना कहे भी वे अंदर ही आ रही हैं। कैसी हो सुनीता? वे फिर पूछती हैं। मुसीबत में हूँ। क्या हुआ? मैं नहीं चाहता कि मिसेस जी से दिग्विजय सिंह की धमकियों की बात की जाए। शर्मिला ने चश्मा उतारकर अपनी बड़ी बड़ी आँखों को झुकाकर बहुत धीमी आवाज़ में अपनी मुसीबत की बात कहती है। मुझे उम्मीद बंधती है कि अब वो अपनी बेवा बहन की बीमारी का जिक्र करेंगी। ठीक है, इस समय हमें मिसेस जी से
घरेलू सहानुभूति की ज़रूरत है, पर शर्मिला हमेशा की तरह गड़बड़ कर देती है। यूनिवर्सिटी के कुछ लड़के हमें धमका रहे हैं। एक लड़की के नंबर बढ़वाने के लिए गुंडागर्दी पर उतारू हैं। वह दिग्विजय सिंह है ना? मैं प्रोफेसराना अंदाज में कहता हूँ। इसकी फिक्र ना करो, हम लोग कोई तरीका सोच लेंगे। पहले बताओ बहन कैसी है? रास्ता क्या सोचना, मिसेज जी की बात से डर लगता है कि वे कोई दक्षतापूर्ण कर्म करने जा रही हैं। वे कहती हैं, मैं पुलिस कप्तान को जानती हूँ, उसकी लड़की मेरे यहाँ पढ़ती है, अभी फ़ोन करती हूँ। क्या नाम बताया तुमने? दुर्विजय सिंह? दुर्विजय नहीं, दिग्विजय सिंह। पर फ़ोन करने की ज़रूरत ना होगी, मामला शायद इतना गंभीर नहीं है। क्यों सुनीता? मेरी बात का मिसेस जी पर कुल इतना असर होता है कि वे मुझे इस तरह देखती हैं जैसे मैं बिल्कुल अनावश्यक पदार्थ हूँ। उनकी निगाह मेरे पाँवों पर ठिठकती है, पर मैंने चप्पल पहन ली है। सुनीता कहती है, मामला इतना हल्का भी नहीं, पर पुलिस क्या सचमुच ही कुछ कर सकेगी? क्यों नहीं कर सकेगी? मिसेस जी ने सब कुछ किया है, पर अपना विश्वास नहीं खोया है। तभी फाटक पर चूं खट होती है। अचानक मेरी गर्दन ऊंची होकर बरामदे की ओर मुड़ती है। उधर मशीन किसी तेजी से घूमकर मिसेज जी मेरी ओर घूरने लगती हैं। कहती हैं, तुम रुको, तुम्हारे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, नौकरानी देख लेगी। वे अभ्यस्त अफसराना अंदाज में लेडी मैकबेथ को पुकारती हैं। उकताहट के साथ अपने कमरे में ही कैदी बना हुआ मैं बाहर फाटक और बगीचे के भविष्य के बारे में चिंतित होने लगता हूँ। अपना बैग एक और कुर्सी पर फेंक कर वे शर्मिला के पास सोफे पर बैठ जाती हैं। मुलायमियत से पूछती हैं, अब बताओ सुनीता, दुर्विजय सिंह ने क्या किया है? इसके बावजूद कि वे दिग्विजय के नाम को लेकर फिर से घपला कर रही हैं, यह एक ऐसा दुर्लभ क्षण है जब मैं उन्हें सिर्फ गीता कहकर पुकारना चाहता हूँ। धन्यवाद।